11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में सभी प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण निराकृत होने हैं, जिनमें 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले शामिल रहेंगे, बिजली के मामले शामिल रहेंगे, क्लेम केसेज जो दुर्घटनाओं में मोटर दुर्घटना से संबंधित हैं वे शामिल रहेंगे, सभी प्रकार के सिविल मुकदमे शामिल रहेंगे। लोक अदालत का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आने वाली प्रत्येक मुकदमेबाजी का अंत हो जाता है। साथ ही साथ इसमें जिस पक्षकार ने न्याय शुल्क अदालत में दिया है वो न्याय शुल्क भी उसे वापस हो जाता है। कुल मिलाकर के मुकदमे का सौहार्दपूर्ण निराकरण इस लोक अदालत के माध्यम से होता है। इसलिए सामान्य जनमानस से मेरा निवेदन है कि वे अपने अपने प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करवाएं। ये जिला मुख्यालय में जिला न्यायालय, जितनी भी तहसीलें हैं हमारी, जहाँ जहाँ न्यायालय हैं, जैसे कुरवाई हो गई, सिरवंज हो गई, गंजबासौदा हो गई, लटेरी हो गई, यहाँ भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। समय सुबह 10:30 से लेकर के 5:30 बजे सायंकाल तक। नगर में 3 लाख की चोरी के मामले में 24 घंटे में पुलिस ने पकड़ा आरोपी। चोरी का माल भी किया जब्त। तहसील मुख्यालय गैरतगंज के नगर में टेका पार्क कॉलोनी इलाके में रहने वाले रंजीत यादव के सुने मकान से रविवार को 3 लाख की चोरी के मामले में गैरतगंज पुलिस ने सफलता हासिल की। पुलिस ने इस मामले में महज 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया एवं चोरी का माल भी जब्त कर लिया। थाना प्रभारी डीडी आजाद ने बताया कि चोरी के मामले में संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए लाए गए गैरतगंज के टेका पार्क कॉलोनी में रहने वाले प्रमोद पिता कमल सिंह विश्वकर्मा ने अपने जुर्म कबूल किया है तथा घर से चोरी किया 6 तोला सोना एवं 32,000 रुपए नगद सहित 3 लाख से अधिक की जब्त की है। चोरी के समय रंजीत अपने परिवार के साथ सलकनपुर गए थे। मकान के सूनेपन का फायदा उठाकर आरोपी प्रमोद ने घटना को अंजाम दे दिया। गैरतगंज से अभिषेक मालवीय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट MP24/7 न्यूज। मामले में आज गिरफ्तारी हुई है। ये टेका पार निवासी रंजीत यादव का कल परिवार बाहर गया हुआ था जी, तो उस सुने घर में ताला तोड़ करके चोरी हो गई थी। जी सर, लगभग कितने की चोरी है? ये लगभग 3 लाख के लगभग की चोरी है। आरोपी कहाँ का? आरोपी इसी गैरतगंज के निवासी है प्रमोद विश्वकर्मा। संदेह के आधार पर पूछताछ पर चोरी का माल उससे बरामद हुआ। जी सर, पहले आरोपी किन्हीं और मामलों में पकड़ा है क्या चोरी होती? इसके पहले भी अभी 1 माह के लगभग ग्राम सिमरिया में लक्ष्मण दांगी की हुई थी, तो पुलिस के द्वारा लगभग 1.5 लाख की रिकवरी की गई है। फिर मोटरसाइकिलें 1 माह के अंदर जो मोटरसाइकिलें चोरी, 2 मोटरसाइकिलें भी पहले बरामद हो चुकी। इस आरोपी को कहाँ से पकड़ा सर? इस आरोपी संदेह के आधार पर यहीं गैरतगंज से पकड़ा। सर, ये जो जब्ती का माल ये कहाँ से? जबकि इसके घर में, घर से मिला। किन धाराओं के तहत कार्रवाई हुई? ये चोरी की धारा रहती है नकबजनी की। ठेकेदार की लापरवाही से राहतगढ़ खुरई मार्ग बीते 24 घंटे से पड़ा है बंद, जिसके चलते सड़कों पर वाहन फंसे हुए हैं। सागर जिले के राहतगढ़ खुरई मार्ग बीते 18 घंटे से बंद है, जिसके चलते सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं और जाम जैसे हालात बन गए हैं। दरअसल राहतगढ़ खुरई मार्ग पर झीला गांव के पास लगभग 100 मीटर की सीसी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते ठेकेदार ने एक साइड खोद कर रख दिया है और आवागमन के लिए डायवर्सन भी नहीं बनाया है और न ही संकेतक चिन्ह लगाए गए हैं, जिसके चलते एक ट्रक बीती रात 10 बजे से फंसा हुआ है। छोटे वाहन तो जैसे तैसे आ जा रहे हैं, पर भारी वाहन खराब रोड के चलते जाम में फंसे हुए हैं। खबर लिखे जाने तक फंसे ट्रक को निकालने का काम जारी था। साथ ही जाम में फंसे ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि रोड पूरा खराब है और रोड निर्माण कर रहे ठेकेदार ने डायवर्सन भी नहीं किया।
जिसके चलते वाहन निकलने में दिक्कत आ रही है। वहीं ठेकेदार का कहना है कि जिस दिन से काम शुरू हुआ है उसी दिन से बारिश शुरू हुई है, इसलिए काम में देरी हो रही है। राहतगढ़ से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। 2 दिन काम कर पाओ, इसके बाद 22 तारीख से लगातार आज तक पानी बह रहा, पानी खुलो ही नहीं है। 2 बार नदी चढ़ गई, उसकी वजह से नहीं काम हो पाओ। जैसे आज मौसम खुलो, आपके सामने काम लगो है, इस स्पीड से काम होगा, 10-15 दिन में व्यवस्था काम मतलब हो जाएगा, लेकिन अब पानी की वजह से नहीं हो पा। बरसात में पर सरकार ने परमिशन कैसे दे दी निर्माण कार्य? बरसात जब परमिशन जब कौन बरसात हो रही थी, जब बरसात नहीं हो रही थी, जब उसके बाद हो कितना काम है आपका ये? 400 मीटर का काम है। 400 मीटर का कितनी का है? राशि कितनी? राशि 400 मीटर का काम होगा। कितनी राशि स्वीकृत है इसकी? साहब से पूछ के बता रहे कितनी राशि। आपको राशि का मालूम नहीं है? ये क्या नाम है आपका? सहीम। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम देवास जा रहे थे। क्या हो गया, रुके क्यों हैं यहाँ पे? जाम लगा है। कब से लगा? कल रात 10 बजे से। क्या हो गया जाम में क्या हो गया? और गाड़ी फंस गई, खराब रोड है। रोड में क्या दिक्कत है? गड्ढे हैं वो बस। कुछ खुलने का आसार समझ में आ रहा है? अब लगे हैं, देखो क्या होता है। अभी तक तो सुबह से लगे, कुछ हुआ नहीं। अब आगे देखो क्या होता, खुलता। खाना पीना की व्यवस्था हुई? सब व्यवस्था। विदिशा सीएमएचओ ऑफिस में कर्मचारियों द्वारा वापस किए गए टैबलेट। कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि टैबलेट को यूज करने में परेशानियां आ रही हैं। हमने कभी सिस्टम को नहीं चलाया और न ही हमें इसकी ट्रेनिंग दी गई है और बिना ट्रेनिंग के हमें यह टैबलेट दिए गए हैं। एक ऑपरेटर का काम हम पर थोपा गया है, इसकी हम निंदा करते हैं और सभी जिले के कर्मचारियों द्वारा टैबलेट को वापस किया जाएगा। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमुना प्रसाद कुशवाहा, नियोजित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। आज आपने सीएमएचओ ऑफिस में टैबलेट जमा कराएं, किस उद्देश्य में टैबलेट जमा करे हुए हैं? इसमें सर बहुत समस्या आ रही है। हमारी एनएम बहन जी इनकी एंट्री नहीं कर पा रही, बार बार वर्जन चेंज हो रहा है, बहुत सी समस्या है इसमें, इसलिए हम लोग जो है इसको वापस नहीं लेंगे। क्या क्या समस्या आ रही है? बहुत समस्या, वर्जन चेंज होता है, कहीं कुछ चेंज करते हैं। हमारी बहनों को ऊपर इतना लोड कर दिया गया है कि वो एंट्री नहीं कर पा रही। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो नियोजित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से सब जगह जो टैबलेट जमा कराई जा रही हैं और सब जगह कर दी गई हैं। सभी जिले में कर रहे हैं क्या? जी, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जब क्रांति आह्वान पे हमारे ज़्यादा है और दस्तक भी कर रहे हैं हम लोग, कोविड का भी कर रहे हैं और शिशु टीकाकरण, मातृ का टीकाकरण और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं राष्ट्रीय, उनको हम लोग संभालते हैं। उसके बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम लोग है ना अनमोल पे एंट्री कर पाएँ। उसके बाद अगर अनमोल पे कोई हमारी जो बुजुर्ग बहनें नहीं कर पाती हैं तो उनका है ना बोला जाता है कि सेवा समाप्ति कर दी जाएगी या है ना सैलरी काट देंगे। आए दिन हम लोगों को नोटिस निकाल दिए जाते हैं। हम लोग बहुत परेशान होकर अब अनमोल पे एंट्री करने में असमर्थ हो गए हैं, इसलिए हम इसको जमा करना चाहते हैं। हम रजिस्टर में ही अपना काम करेंगे। तो सभी जिले में जमा होंगे क्या ये? जी, सब जिले में जमा होंगे और हो गए हैं। कितने टैबलेट होंगे करीबन? टैबलेट हम लोग सारी एएनएम है जिले में अपनी पूरी सभी बहनें मिलके जमा कर रही हैं। अच्छा। हाँ, ऑपरेटर की इसमें है ना, जो ऑपरेटर का काम था हम लोगों को दे दिया गया, बल्कि हम लोग इसके लिए ना हमारी कोई ट्रेनिंग हुई है ना हम लोग PGDCA करे हुए हैं। उसके बाद भी हम लोगों को एक तो नर्सिंग कैडर से हटाया गया है, इसलिए हमें और ज़्यादा गुस्सा है ना, हमारा वेतन बढ़ाया जाता है। ऑपरेटर का काम हम लोगों से लिया जा रहा है, बल्कि हम लोग कोविड में ड्यूटी अलग कर रहे हैं, उस राष्ट्रीय कार्यक्रम हम लोग संभाले हुए हैं। रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील अंतर्गत आने वाले देवनगर में रोडों की हालत बेहाल देखी जा रही है। वहीं देवनगर में कीचड़ जैसा माहौल बना हुआ है। देखिए किस तरीके से रोड पर 3 पहिया वाहन चल नहीं पा रहा है और पलट रहा है। बता दें कि इस रोड पर मंत्री जी भी कई बार निकले हैं और उनको इन झटकों का कोई असर नहीं। आम जनता हो रही है परेशान। विदिशा
के पूर्व विधायक मोर सिंह ठाकुर के निधन उपरांत उनके निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे ब्यावरा विधायक रामचरण दांगी, खिलचीपुर विधायक राम प्रसाद और साथ ही समाज के जिला अध्यक्ष राजगंज दांगी, राम भक्त दांगी, युवा संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ठाकुर रवि सिंह दांगी, बलराम सिंह दांगी इत्यादि मौजूद रहे और श्रद्धांजलि अर्पित की। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। मैं रवि दांगी, अखिल भारतीय क्षत्रिय दांगी का प्रदेश अध्यक्ष, और आज यहाँ पर विदिशा के अंदर अखिल भारतीय क्षत्रिय दांगी समाज के राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं, जो कि आगामी अधिवेशन की तारीख के साथ प्रोग्राम को फिक्स करना है। लेकिन मैं पिछले एक दिन से यहाँ पर विदिशा जिले में आ चुका हूँ और निरंतर समस्त दांगी समाज के वे परिवार, सब पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना के अंदर अपने कई परिवार के प्रमुख लोगों को खो चुका है, उसी निरंतर होने की लाइन में जब दांगी समाज के ऊपर भी आफत आई तो कल मैं सभी उन घर परिवारों में जाकर देखा कि कोरोना संक्रमण ने कितना दर्द और पीड़ा समस्त समाजजनों को दी। इसके साथ में ही ये भी समझ में आया है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे युवा संघ के माध्यम से दांगी समाज के लिए क्या करना है, या दांगी समाज के युवाओं के लिए क्या करना है, या दांगी समाज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या करना है, या दांगी समाज में जो महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है उसके लिए क्या करना है। इन सब बिंदुओं को समझकर एक नीति तैयार कर बहुत ही जल्दी सबसे पहले शिक्षा के स्तर को बहुत ही सुधारना और बढ़ाने की जरूरत है। इस पर काम निरंतर किया जाएगा। इसके बाद पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, जो कोरोना संक्रमण के अंतर्गत बेरोजगारी जिनके ऊपर आ चुकी है, उन्हें रोजगार कैसे प्राप्त हो, इस पर काम किया जाएगा। और इसी के साथ में दांगी समाज के समस्त युवाओं को एकजुट कर दांगी समाज के उद्धार और विकास के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। आप कोचिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान कोरोना की स्थिति में सभी स्कूल कॉलेज बंद, ऐसे में क्या देखते हैं कोचिंग संचालकों की क्या स्थिति है और कब तक कॉलेज कोचिंग वगैरह खोलना चाहिए? देखिए, आपने उस दर्द के बारे में बात कर दी जिस दर्द के बारे में मैं ये कहूंगा कि कोचिंग संचालक और कोचिंग में काम करने वाले कर्मचारी का है या पढ़ाने वाले शिक्षक का है, यहाँ तक कि कोचिंगों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बात भी करें, इन सब के ऊपर ऐसी आपदा आकर खड़ी हो गई जिस आपदा के दर्द मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा है। अगर कोचिंग संचालकों की बात करें तो निरंतर पिछले 1.5 से 2 साल से कोचिंगों का संचालन रुका हुआ है। इन स्थितियों के अंतर्गत कोचिंग संचालक इस इंतजार में ही बैठा है कि आज कोचिंग खोले, कल कोचिंग खोले, लेकिन कोचिंग खोलने का आदेश अभी तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का जारी नहीं हुआ। हाँ, स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा कि 11वीं 12वीं के बच्चों को शिक्षा कोचिंग पढ़ाई जा सकती है, लेकिन वो भी जिला कलेक्टरों के हाथ में है। कोई जिला कलेक्टर कहता है हाँ पढ़ाई जा सकती है, कोई कहता नहीं पढ़ाई जा सकती है। तो ये बात ये हो रही कि जिला कलेक्टर जब तक अनुमति नहीं देगा उन जिलों में कोचिंगें संचालित नहीं की जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पर जैसे विदिशा में आया हूँ तो यहाँ भी कोचिंग संचालकों से मैं मिला हूँ और मैं सबसे अच्छी बात ये कि विदिशा जिले का ही रहने वाला हूँ, लेकिन इंदौर में अपना एजुकेशन के मकसद से हम गए थे और वहीं पर ही पढ़ते पढ़ाने लगे हैं और कोचिंग का संचालन कर रहा हूँ पिछले 18 से 20 साल से। कोचिंग में अगर 2-5 दिन के अंदर सरकार द्वारा किसी प्रकार की पूर्ण रूप से अनुमति नहीं मिलती गाइडलाइन के अनुसार, तो ये मान के चलिए कि मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर 40% कोचिंगें बंद हो जाएंगी। और ये भी मैं बतला दूं कि आज की तारीख में कोचिंगें बंद होने से मध्य प्रदेश के जो शिक्षा जगत की बात करूं या स्कूलों के कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों की बात करें तो शिक्षा का स्तर पिछले 5 साल पीछे जा चुका है। मतलब 5 साल पीछे स्टार्टिंग शिक्षा में आ चुके हैं। तो शिक्षा का स्तर तो गिरा ही है, जैसे आर्थिक का स्तर गिर रहा है, मानसिक का स्तर गिर रहा है, वैसे ही शिक्षा का स्तर भी निरंतर गिरते जा रहा है। इसके लिए कोई कदम उठाने की बात है? हाँ, मध्य प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन ने निरंतर मुख्यमंत्री जी से मांग रखी है, गृह मंत्री जी से मांग करी है, उच्च शिक्षा मंत्री जी से मांग करी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी कोचिंगों का